आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो पदार्थ कितने प्रकार के इनके कितनी अवस्थाएं होती हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग का है अवस्था परिवर्तन, यानी पदार्थ के कितनी अवस्थाओं में ये कैसे चेंज होते हैं। पदार्थ की अवस्था पढ़े थे, अब पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ये वीडियो जान लीजिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 9th का कोई स्टूडेंट है, उन्हीं के लिए है। अब एक दिवसीय ऑल एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें इनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। हम लोग जानेंगे कि परीक्षा में से कौन कौन से सवाल आते हैं, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा इसका पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगा, इसका नोट्स पूरा जो ये आपको जो आप देख रहे हैं ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, ये सब आपको मिल जाएगा। तो आप साथ में बने रहिए और इसे जानिए कि क्या है। तो अब है अवस्था परिवर्तन यानी चेंज स्टेट ऑफ मैटर, ये आज का हमारा चैप्टर होगा। तो देखिए, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन ताप एवं दाब परिवर्तन के फलस्वरूप होती है, ये बात फिक्स है। यानी हम ताप और दाब द्वारा किसी भी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं। अब परिवर्तन करने के लिए हम पहले ताप वाले को पढ़ेंगे, उसके बाद दाब को पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में निम्न बातों के कारण होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला, ताप बढ़ने पर या घटने पर पदार्थ के माध्यम के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल में परिवर्तन होता है और जिससे उनमें चेंजिंग आती है। ताप बढ़ने पर पदार्थों के कणों के मध्य आणविक अवकाश यानी अंतराण्विक अवकाश परिवर्तित होता है, जिससे इसमें अवस्था परिवर्तन होता है। दो बातें होती हैं पदार्थ में। एक, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतराण्विक आकर्षण बल यानी मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं। एक पदार्थ अणु या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और इनके बीच एक फोर्स काम करता है, एक दूसरे को ये खींचते रहते हैं आपस में। इस तरह से पदार्थ की संरचना बनती है। अब इसको जो बीच में जो गैप है, ये जो गैप बन रहा है बीच में, इस गैप को हम लोग कहते हैं अंतराण्विक अवकाश कहते हैं। और इनके बीच जो लगता है बल, जो एक दूसरे को बांधे हुए हैं, उसको कहते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इसी में परिवर्तन करके ही हम अवस्था को परिवर्तित करते हैं। तो देखते हैं हम लोग ठोस में अवस्था परिवर्तन। देखिए, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अर्थात अब वो गतिज ऊर्जा कौन सी है जानते हैं हम लोग को। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण ठोस के कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और अधिक ऊष्मा देने पर अपना स्थान छोड़ देते हैं। क्योंकि ठोस के अणु जो होते हैं अपना स्थान छोड़ते नहीं हैं, इसीलिए वो ठोस होते हैं। लेकिन जब ऊष्मा देंगे तो अपना स्थान क्या करते हैं, कंपन से क्या करते हैं, छोड़कर वो गति करने लगते हैं इधर उधर। और वो कंपन गति छोड़कर टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगते हैं, जिसको कहते हैं ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति कहते हैं। और ये ब्राउनी गति होने के कारण क्या होता है, अब वो स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं और इस अवस्था में ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो मेन इसमें है, पहला चीज़ है गतिज ऊर्जा। ठोस जो होते हैं इनके अणु बहुत करीब करीब होते हैं, यानी इनके अणु या परमाणु जैसे लोहा है, बर्फ है, इनके क्या हैं, ये बहुत करीब करीब होते हैं और ये एक दूसरे के स्थान पे सधे होते हैं। करीब होने के कारण ही ये दिखते हैं आँखों से और इनमें अंतराण्विक बल क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और ये अपने जगह पे कंपन करते रहते हैं, अपना स्थान छोड़ते नहीं हैं। तो जब इनको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पे इनके कंपन की दर बढ़ जाती है और ये दूरी इधर उधर कंपन करते हैं। और जब हम इसको देते हैं एनर्जी तो इनके बीच लगने वाला अंतराण्विक बल घट जाता है और वो अपना स्थान छोड़ देते हैं और स्थान छोड़कर ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने आपको इसको यहाँ पे उदाहरण दिया है बर्फ़ का। बर्फ़ यहाँ पे क्या है, ठोस। क्या है यहाँ पे, ठोस है। और यहाँ पे जल क्या है, द्रव है। ठीक, बर्फ़ को जब हम गर्म कर रहे हैं इस बर्नर से तो बर्फ़ धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज। बीकर में है, ये बीकर है, यहाँ पे थर्मामीटर लगा और ये कांच की छड़ है। जब गर्म करते हैं तो धीरे धीरे ये द्रव में यानी जल में परिवर्तित होता है। गर्म करने पे
बर्फ़ के जो अणु थे वो करीब करीब थे, वो क्या होते हैं, दूर दूर हट जाते हैं, और गर्म करने पे और दूर दूर हट जाते हैं, और इस तरह ये स्वतंत्र होके ठोस से क्या आ जाते हैं, द्रव में चेंज होते हैं, और ये बहने लगते हैं। क्या होते हैं ये, ऊपर से नीचे की ओर द्रव क्या है, बहते हैं, ये बहने लगते हैं। ये इस तरह से ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। ऊष्मा पाकर ठोस में द्रव परिवर्तन होने की क्रिया को गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। यानी ऊष्मा पाके कोई ठोस किसी द्रव में हो जाए चेंज, उसे हम क्या कौन कहेंगे, गलन कहते हैं। और यह क्रिया जिस ताप पर होती है उसे गलनांक कहते हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक 273.16 केल्विन है। अब ये हमेशा केल्विन क्यों आ जा रहा है, देखिए मात्रक जो होता है तापमान का वो केल्विन होता है, इसी को परम ताप भी कहते हैं, परम ताप भी कहते हैं। अब ये होता क्या, ये केल्विन साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे रखा गया है। अगर देखिए, अगर आप सेल्सियस में अगर आप 273 जोड़ देंगे, ये 0.16 को छोड़ दीजिए, गणना में इसको अमूमन हम लोग लेते नहीं हैं, तो ये केल्विन में हो जाएगा चेंज। और अगर केल्विन से घटा देंगे 273 तो ये चेंज हो जाएगा सेल्सियस में, यही चेंज है। इसलिए किसी भी तापमान में अगर वो सेल्सियस में है उसमें 273 को जोड़ देंगे तो वो केल्विन, और केल्विन से अगर 273 को घटा देंगे तो वो बन जाएगा सेल्सियस। देखिए इस चीज़ को हम लोग ताप वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे इतना आप समझ लीजिए। तो गलनांक वे होता है जिस पर कोई, वह तापमान जिस पर कोई ठोस क्या बन जाए, द्रव बन जाए, और ठोस से द्रव बनने की क्रिया को गलन कहते हैं या मेल्टिंग कहते हैं। आगे देखते हैं, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दिखाता है। सामर्थ्य माने होती है शक्ति, पावर, ठीक है, तो दिखाता है। ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, जो ठोस होते हैं उनके कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है उनका, इसलिए उनका क्वथनांक भी अधिक होता है। जैसे लेड ठोस है, ठीक है, इसका 600 लगभग 600 केल्विन क्या होता है, इसका गलनांक होता है, या 327 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, गलनांक होता है। ये केल्विन में और ये सेल्सियस में। लोहे का 1811 केल्विन या 1538 डिग्री सेल्सियस पे लोहा ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। टंगस्टन जो है वो 3695 केल्विन या 3422 डिग्री सेल्सियस पे ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किसी भी पदार्थ का गलनांक और हिमांक समान होता है। अब देखिए हिमांक क्या होता है, देखिए हिमांक वो होता है जिस पे कोई पदार्थ ठोस अवस्था में आ जाए द्रव से ठोस में, और गलनांक क्या होता है जिस पे कोई पदार्थ ठोस से द्रव में आ जाए। तो जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में होता है परिवर्तन, उस समय दोनों का तापमान जो ठोस का होगा वो और गलते टाइम वो, दोनों का तापमान समान होता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ अगर ये 0 है डिग्री, और जब ये गल के बनता है द्रव तभी भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही होता है। क्यों होता है इसको हम लोग जानते हैं। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित के समय द्रव का तापमान नहीं बदलता है, क्योंकि दी गई ऊष्मा उसके अवस्था परिवर्तन में ही व्यय हो जाती है। इसे गुप्त ऊष्मा या सुषुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति केजी है। अर्थात ये, अब जानिए, जब हम ठोस को, बर्फ़ को जब गर्म कर रहे थे तो इसके अणु करीब करीब थे, ठीक, करीब करीब थे। जब गर्म कर दिए तो ये द्रव बन गया और दूर दूर हो गया। ये क्या है, द्रव बन गया। इसको दूर करने में ही एक ऊर्जा व्यय होती है, उसे कहते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा। इसलिए ठोस से यानी बर्फ़ से अगर पानी बनेगा तो तापमान में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आप किसी भी थर्मामीटर से अगर आप उसे नापेंगे तो वो बता नहीं पाएगा। वजह कारण क्या है इसका जान लीजिए, क्योंकि दी गई ऊष्मा इसको दूर करने में, इनके अणुओं को दूर करने में ही, या कह सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन में ही व्यय हो जाता है, ठीक है। गलनांक को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए गलनांक को, दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है,
क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। बाकी जिन पदार्थों के पिघलने के बाद आयतन बढ़ जाते हैं उनके गलनांक बढ़ जाते हैं दाब बढ़ने पर। समझिए, पानी अगर ठोस से अगर द्रव में बनता है, चेंज होता है, तो ये सिकुड़ता है। ये चीज़ हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ताप वाले में। लेकिन यहाँ केवल जानिए, तो जो पदार्थ पिघलने पे सिकुड़ते हैं, दाब बढ़ने पे उनके गलनांक घटते हैं, और जो पदार्थ पिघलने पे उनके आयतन बढ़ते हैं उनके गलनांक बढ़ते हैं। तो अधिकतर 99% पदार्थ ऐसे हैं जो पिघलने पे उनके आयतन बढ़ते हैं और गलनांक भी बढ़ जाते हैं। कोई अशुद्धि मिलाने पे गलनांक घट जाता है। बिल्कुल, किसी भी चीज़ में जब आप अशुद्धि मिला देंगे तो उसका गलनांक क्या है, घट जाएगा। अगर आप जैसे देखें, आप पानी को अगर करेंगे तो पानी 100 डिग्री पे क्या होगा, जम जाएगा। लेकिन जब आप वही दूध को जमाएंगे तो वो 100 डिग्री पे न जम के -5 -6 पे ये जमता है, गलनांक घट जाता है। उसी तरह देखिए, अगर आप पानी है, पानी में बर्फ़ है, बर्फ़ मान लीजिए, और इसमें मिला देंगे नमक, आइसक्रीम वाले लोग, तो इसका गलनांक घट जाता है और अंदर का जो आइसक्रीम है वो तेज़ी से जम जाता है। इसी कारण से हम लोग बर्फ़ में मिला देते हैं नमक, जिससे उसका गलनांक घट जाए और चीज़ें जल्दी से जल्दी जम जाएं। उसका गलनांक मान लीजिए 0 था तो -4 पे हो जाएगा, -6 पे और घट जाता है, जिससे वो चीज़ जम जाती है, ठीक है। और अगर आप किसी अशुद्धि को उसमें डाल दिए तो देर से भी वो जमेगा, तो गलनांक उसका भी घट जाता है। अब आता है अवस्था में परिवर्तन। ताप, देखिए, अब ये वाला तो ठीक था। अब अवस्था में परिवर्तन आता है द्रव का। अब देखिए, द्रव को जान लेते हैं। ताप बढ़ने पर द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, वो अंदर क्या है, वो गति कर रहे हैं। कोई बीकर है मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पे भी दिखाया गया जल है और गर्म कर रहे हैं। इसको गर्म करने पे इनके अणुओं की क्या होगी, गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी। ये और तेजी से गति करेंगे और ऊर्जा पाके बाहर निकल जाएंगे, तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे इनके कणों के बीच आणविक आकर्षण बल जो होता है वो समाप्त होने लगता है और द्रव उबलने लगता है। द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होने लगता है, यानी ये क्या होगा, बदल जाता है। कब, जब इसको हम ताप देंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पे है जल क्या है, द्रव, और जलवाष्प क्या है, यानी भाप यानी गैस। यहाँ पे गर्म कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है, ऊर्जा लेके ये क्या हो रहा है, द्रव से गैस में चेंज हो जा रहा है। क्योंकि इसके अणु भी द्रव में करीब करीब थे, अब बहुत दूर दूर हो गए। अब इनके बीच लगने वाला आकर्षण लगभग शून्य होता है, इसलिए स्वतंत्र होते हैं और ये पदार्थ को छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। वह निश्चित ताप जिससे द्रव गैस में बदलने लगे या बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। यानी जिस ताप पे कोई पदार्थ द्रव से गैस में जाने लगे उसे हम क्या कौन सी कहेंगे, क्वथन कहते हैं, यानी बॉइलिंग कहते हैं। और जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कौन सी कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, हर पदार्थ का क्वथनांक क्या है, अलग अलग होता है। जैसे पानी का, जैसे जल का क्वथनांक 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का क्वथनांक 3135 केल्विन या 2826 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी भी द्रव का क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्प दाब और वायु मंडलीय दाब क्या है, बराबर होता है। यानी एक परिभाषा ये भी है कि कोई पदार्थ अगर उबल रहा है तो इसका वाष्प दाब और वायु मंडलीय दाब क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पे जल का वाष्प दाब और वायु मंडलीय दाब वहाँ पे कब होंगे, समान होंगे खौलते समय। उबले हुए जल एवं भाप का तापमान क्या होगा, समान होता है। अवस्था परिवर्तन जब होता है, जैसे ठोस से द्रव या द्रव से गैस हो रहा है, तो उस दौरान उस अवस्था परिवर्तन में पदार्थ के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है कि उबले हुए जल एवं भाप के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि दी गई जो ऊष्मा है उसमें अवस्था परिवर्तन में ही व्यय हो जाती है।
जिससे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा लेके केवल अवस्था में होता है परिवर्तन, पर तापमान में नहीं। वो करीब करीब थे, ऊर्जा लेके और क्या हो गए? दूर दूर हो गए। ये ऊर्जा इनको दूर करने में ही व्यय हो जाती है, पर तापमान नहीं बढ़ता है। ठीक है, जैसे आप कोई बहुत छोटा सा कोई एक टॉफ़ी खा लें, आपके मुंह में ही वो रह गया, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा, आपके ही आहार नाल में ही वो फंस जाए। तो उस तरह की होती है गुप्त ऊष्मा। केवल ये अणुओं को दूर करने में और अवस्था को बदलने में ही व्यय होने वाली एनर्जी है, क्योंकि भाई अवस्था परिवर्तन करेंगे तो ऊर्जा देंगे, और वही ऊर्जा उसी में ही समाप्त हो जाती है, जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, जिसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 किलो कैलोरी प्रति किग्रा है। अब उबले हुए जल 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और भाप का भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, पर उसमें 540 किलो कैलोरी ऊर्जा अधिक होती है। गुप्त ऊष्मा उसमें जुड़ी होती है, इसलिए उबलते पानी की अपेक्षा भाप से जलना अधिक हानिकारक है। इसलिए उबले हुए अगर आप पे जल पड़ता है तो आपका हाथ जलेगा, लेकिन भाप से जलेगा तो और ज़्यादा। जैसे जब आप रोटी बनाते हैं तो उसे निकलने वाला भाप जो है आपके हाथ पे लगता है तो ज़्यादा जलाता है, जबकि उबलते हुए पानी में आप हाथ एक बार डालेंगे तो कम जलेंगे, लेकिन कुकर की सीटी से आपका हाथ भाप जो है निकलता है उससे ज़्यादा आप जलेंगे। वजह तापमान तो दोनों का सेम होता है, केवल अवस्था परिवर्तन हुआ है, लेकिन इतना एनर्जी जो है 540 एनर्जी अपने अंदर वो लेके घूम रहा है, तो आपको वो ज़्यादा जला देगा। ठीक, अब है क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक। कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं? तो दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए, दाब बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा, घट गया तो घट जाएगा। इसीलिए पहाड़ जो होते हैं वो ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, तो यहाँ हवा भी क्या होती है? विरल होती है। यहाँ पे हवा ज़्यादा है, यहाँ पे हवा बहुत विरल होती है, इसलिए यहाँ पे दाब जो होता है वो कम होता है। इसलिए दाब कम होता है तो वहाँ पे क्वथनांक भी घट जाता है। यानी हमारे यहाँ जो पानी 100 डिग्री पर गलेगा, पहाड़ों पे वो 90 डिग्री पर ही उबलने लगता है। यानी हमारे यहाँ जो पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है, पहाड़ों पे 90 डिग्री पर ही उबलने लगता है। इसलिए अगर आप वहाँ पे दाल बना रहे हैं, मान लीजिए अमूमन परीक्षा में आता है कि दाल वहाँ बना रहे हैं आप, तो गलता देर से, वजह कि वो 90 पे ही उबल जाता है, इसलिए दाल को ऊष्मा मिलती बहुत कम है, इसलिए वो देर से उबलता है। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ तेज़ी से गलता है। तो इसके लिए बना दिया गया क्या? कुकर। कुकर क्या होता है? कुकर एक कंप्रेस्ड एक तरह का चैम्बर होता है, जिसमें सीटी लगी होती है, हैंडल लगा होता है। अब जब गर्म करते हैं तो इसमें दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ता है तो दिया था ना, दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इस तरह से क्वथनांक कुकर के अंदर 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस तरह से इसमें रखा हुआ दाल जल्दी अधिक ऊष्मा पाके जल्दी ही गल जाता है, इसलिए कुकर में खाना जल्दी बनता है, जबकि पतीले में बहुत देर से बनता है। इसलिए पहाड़ों पे अब लोग पतीले पे खाना नहीं बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं, तो वहाँ ये आसानी होती है। अगला, जल में अशुद्धि मिला देने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ता है। जैसे जलेबी का चाशनी, जितने भी शीरे उरे होते हैं, चाशनियाँ होती हैं, उनमें चीनी मिला देते हैं। अगर आप उबले हुए पानी अगर आपके हाथ पे पड़ेगा और अगर जलेबी का चाशनी उबला हुआ पड़ जाए तो आपको ज़्यादा हानि देगा। वजह उसमें घुला हुआ जो चीनी है वो भी ऊष्मा को सोखा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वथनांक बढ़ने के कारण वो ज़्यादा ऊष्मा लेता है, अपने अंदर समाये रहेगा। तो इस तरह से अशुद्धि मिलाने पे क्वथनांक बढ़ जाता है। अब आते हैं दाब। देखिए, दाब के बढ़ने पर ताप के घटाने पर गैस द्रव में बदल सकता है। यानी ताप को घटाया जाए और दाब को बढ़ाया जाए तभी भी गैस द्रव अवस्था में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे आप भाप जो निकलता है, ढक्कन धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो वो पानी में भाप चेंज होता है, लेकिन कुछ गैसें ऐसे होती हैं जिनका क्वथनांक बहुत कम होता है, उनको अगर आप दबा दें और यहाँ से ठंडा कर दें तो वो द्रवावस्था में आ जाएगा। जैसे हम लोग के सिलेंडर में जो गैस होता है ना, वो ठंडा करके भर देते हैं और वो दाब द्वारा अंदर द्रवावस्था में रहता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो दाब घट जाता है, फिर वो गैस अवस्था में
आ जाता है। तो अब जानिए, यहाँ पिस्टन है 3, इसको धीरे धीरे गैस को दबाया जा रहा है और ठंडा किया जा रहा है, और ये क्या है, दाब बढ़ाने पर पदार्थों कणों को समीप लाया जा सकता है और ठंडा करने पर दुरावस्था में चले आते हैं। जैसे ये उसमें उदाहरण बुक में दिया है शुष्क बर्फ, इसके बारे में शुष्क बर्फ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा करने पे प्राप्त होता है। बहुत ज़्यादा ताप को कम करने पे और दबा देने पे ये द्रव से सीधा क्या है, ठोस में चला आता है। तो शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इससे उच्च दाब पर ही संग्रहित करते हैं, क्योंकि ये गैस में ना हो चेंज। जब CO2 को यानी शुष्क CO2 को वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रखा जाता है तो CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात CO2 का सबसे बड़ा गुण क्या है कि ये शुष्क बर्फ जो होता है, जब आप उसको बाहर निकालेंगे दाब से जहाँ कम हो, वो तुरंत क्या है, गैस में होता है चेंज, बिना द्रव में आए हुए। इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। बर्फ की तरह होता है, वो सफ़ेद सफ़ेद होता है, देखेंगे तो। इसका इस्तेमाल आइसक्रीम उद्योग में होता है। तो शुष्क बर्फ कहने का मतलब ये दो, जैसे पानी है तो पानी बर्फ है, बर्फ अगर गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, लेकिन ये पानी की तरह ये द्रव नहीं बनेगा, सीधा क्या होगा, गैस में चेंज हो जाता है, तो ठंडा होता है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। तो इस तरह से हम पदार्थ की अवस्था को ठोस, द्रव, गैस, ताप और दाब द्वारा तय कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक दिमाग में आया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। यह वायुमंडलीय दाब का क्या है, मात्रक है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है। ठीक है। और दाब बराबर होता है P = F/A, यानी बल बटा में क्षेत्रफल होता है। ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ा जाएगा। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग इसको नहीं करते हैं, सीधा 10⁵ पास्कल हम लोग लिख देते हैं गणना के लिए। ठीक है। तो ये वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। अब यहाँ जानिए, अब मान लीजिए किसी सॉलिड है यानी ठोस है, ठोस को आप जब दे रहे हैं ऊर्जा दे रहे हैं उष्मा के रूप में, तो वो लिक्विड, ठोस से क्या हो जा रहा है, लिक्विड में आ जा रहा है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट पे आ रहा है। लेकिन उस टाइम उसका तापमान क्या है, ठोस का भी वही है, लिक्विड का भी वही है, लेकिन यहाँ पे अवस्था परिवर्तन होगा। फिर गर्म करेंगे तो ये प्योर लिक्विड हो जाएगा। और अब लिक्विड से गैस अवस्था में ऊर्जा और भी दे रहे हैं, यहाँ पे ऊर्जा बढ़ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ऊर्जा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब हम देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे चला आता है। यहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों का तापमान क्या होगा, समान है। देखिए तापमान चल रहा है इधर, तो तापमान समान है। इस तरह से क्या होगा, गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन तापमान समान होगा। अब फिर गर्म करेंगे तो ये गैस अवस्था में आ जाता है, फिर गर्म करेंगे तो ये प्लाज्मा अवस्था में आ जाएगा। तो ये अवस्था परिवर्तन में हम लोग इसे पढ़े थे। देखिए अब यहाँ पे देखिए, किसी भी ठोस को जब आप गर्म करते हैं तो वो द्रव में चला आता है। कब, जब इसको आप A है, ये ऊष्मा देंगे, ऊष्मा दिया A को, तो ठोस से क्या हुआ, द्रव में। ऊष्मा D वाला ऊष्मा अगर ले लिया आपने तो ये ठोस अवस्था में आ जाएगा पुनः। ठीक, उसी तरह अगर आपने द्रव को और ऊष्मा दिया, यानी B वाला पॉइंट है, इसको और आपने ऊष्मा दिया B वाले पे, B क्या है, ऊष्मा है, ऊष्मा दिए आपने तो क्या हुआ, ये गैस अवस्था में चला गया। अब गैस से आप ऊष्मा को लिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। ठीक, तो ये कहलाता है C, यहाँ से यहाँ, ये गैस से क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो ऊष्मा में वृद्धि और दाब में वृद्धि करने पर क्या होगा, ये ठोस हो गया। और ऊष्मा में कमी कर दीजिए, ऊष्मा में कमी और दाब में वृद्धि करने पे क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ऊष्मा में वृद्धि, दाब में कमी, ये गैस में हो जाएगा चेंज। तो इस तरह से अवस्था परिवर्तन होता है। ठीक, आगे वाष्पीकरण क्या है, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के ऊपरी सतह से धीरे धीरे द्रव का वाष्प में, यानी यहाँ क्या होगा, द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई द्रव है, अल्कोहल है, पानी है, इसके सतह से धीरे धीरे क्या होते हैं, पदार्थ निकलते रहते हैं। वायु में उपस्थित O2N2 के अणु, ठीक है, और ये क्या है, वाष्प के अणु, ये आके इसमें धीरे धीरे गैसों में मिलते रहते हैं। ठीक है, जिस ताप पर किसी
पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। ये भी याद किए रहिएगा। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ अगर है तो इस तापमान पे यहाँ तापमान 0 होगा, गल रहा है पानी का भी तापमान 0 होगा, और यहाँ वाष्प की भी होती है क्रिया, बर्फ़ धीरे धीरे देखेंगे तो वाष्प भी होता है, इसकी भी तापमान 0 होता है। तो एक ऐसी अवस्था जहाँ पे उस पदार्थ के तीनों तापमान समान होंगे और अवस्था भिन्न भिन्न होगी, उसे कौन सी कहेंगे? त्रिक बिंदु कहते हैं। यानी जिस ताप पर पदार्थ की तीनों अवस्था मिलती हैं वो त्रिक बिंदु कहते हैं। जैसे जल का 0 डिग्री सेल्सियस है तो वाष्प चेंज हो रहा है, ठीक है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक ये कौन कौन से कारक हैं? सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। अगर आप कपड़े को फैला देंगे तो जल्दी सूखेगा। क्षेत्रफल क्या हो गया? ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, तो ये बढ़ गया तो, और यही अगर कपड़े को आप ऐसे ऐसे मोड़ के छोड़ देंगे तो नहीं सूखेगा। तो जितना उसको फैलाएंगे वाष्पीकरण क्या है? तेज होता है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। बिल्कुल गर्मी के दिनों में जब 42 डिग्री तापमान होता है, कहीं भी कपड़े को टांगिए सूख जाता है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। बरसात के दिनों में कई दिनों तक बारिश हुई है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है, या जाड़े के भी दिनों में, ओस के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं क्योंकि वहाँ पे तापमान भी कम होता है और आर्द्रता भी अधिक होती है। तो इस तरह से हमने जाना कि आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी कम होती है, कपड़े देर से सूखते हैं, और कपड़े सूखते हैं वाष्पीकरण द्वारा। आर्द्रता अगर अधिक है तो आपके पसीने भी सूखेंगे नहीं, जिससे आपको ठंडक का एहसास नहीं होगा। इसलिए आर्द्रता कम होती है तो बदन के पसीने सूखते हैं जल्दी, इसलिए हमको आराम मिल जाता है। मेन कारण यही है, ठीक है। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। पंखा चला देंगे जल्दी से सब कुछ सूख जाएगा, ठीक है। आगे वाष्पीकरण की घटना के उदाहरण। कपड़े का सूखना वाष्पीकरण का उदाहरण है। घड़े का ठंडा होना। घड़ा है, मान लीजिए ऐसे एक घड़ा है और इसमें आप पानी भर दिए हैं। घड़े के क्या होते हैं? ये दीवारें पोरस होती हैं, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, यहाँ पानी रहती है। अब ये पानी वाष्प होता है तो इसी से ऊर्जा लेके जाता है, क्योंकि अवस्था क्या हो रही है? परिवर्तन हो रहा है। तो अवस्था परिवर्तन जब होगा तो जाहिर सी बात है कि द्रव गैस में हो रहा है चेंज, यानी द्रव से ऊष्मा लेके या एनर्जी लेके ही ये वाष्प में हो रहा है चेंज कण। तो इसमें लगातार ऊष्मा या एनर्जी घटती चली जाती है और घड़ा क्या होता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा होना। गर्मी में सूती कपड़े का पहनना। सूती कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है? वो तेज़ी से हमारे पसीनों को सोखता है और फिर सूती कपड़ा आसानी से वाष्प होकर सूख जाता है, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है। नहाने के बाद भीगे बदन का ठंडक का एहसास होना। जब हम नहा के आते हैं तो हमारे शरीर से पानी सूखता है, और सूखता है तो जब वो यानी वाष्प होता है। सूखने का मतलब क्या हो रहा है? वाष्प हो रहा है। तो वाष्पीकरण की क्रिया हमारे शरीर से होती है, और जब वाष्प बन रहा है तो हमारे ही शरीर से वो एनर्जी लेकर यानी ऊर्जा लेके, ऊष्मा लेके वाष्प में चेंज होता है, जिससे हमारा शरीर का तापमान घटता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। नाखून पालिश या इसको रिमूवर भी कहते हैं, एसीटोन, हथेली पे लेंगे तो ठंडक का एहसास होता है। देखिए स्पिरिट, अल्कोहल या पेट्रोल, ये जब भी हाथ में लेंगे वाष्पन क्रिया इनमें बहुत तेज होती है, क्योंकि इनका क्वथनांक निम्न होता है और ये तुरंत उड़ते हैं और हमारे ही हाथ से एनर्जी लेके उड़ते हैं, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है। अगला आता है संघनन यानी कंडेंसेशन। इसमें जानिए वाष्प यानी गैस को ठंडा करने पर उसका पुनः द्रव में बदल जाना संघनन कहलाता है। जैसे पानी उबल रहा है और ढक्कन जो है देखेंगे तो उस पर पानी की भाप जो है पानी में चेंज हो रहा है, तो उसको हम संघनन कहते हैं। यानी किसी भी द्रव का ठंडा होके किसी भी गैस का ठंडा होकर द्रव में चेंज होना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, कंडेंस कहलाएगा वो। तो ठंडा करने पर गैस की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ जाता है, फलस्वरूप कण एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। यानी गैस को जब आप ठंडा करेंगे तो वो क्या होंगे? निकट आते हैं, और वो क्या होते हैं? गैस से द्रव में चले जाते हैं। यानी हमने जाना है कि दाब और ताप द्वारा ही अवस्था में परिवर्तन होता है, बदल जाता है। संघनन के उदाहरण हैं बादल। बादल क्या है?
ये आसमान से है, ये सारे जलवाष्प ऊपर जाके आसमान पे क्या होते हैं, द्रवावस्था में बन के, और इनका घनत्व इतना कम होता है कि ये तैरते रहते हैं। तो बादल भी संघनन का है। ओस, जाड़े के दिनों में ठंडा होता है, तापमान ठंडा होने से भाप जो है वो दूर दूर होते हैं, ठंडा होने से क्या करीब करीब आते हैं और ये बन जाते हैं जल की बूंदें। ओस। कोहरा भी वही है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का जमना। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देखे होंगे, मान लीजिए ये गिलास है और इस गिलास में आप बर्फ़ भर दीजिए। बर्फ़ भर देंगे तो देखेंगे जहाँ ये बर्फ़ इसके संपर्क में जब हवा आएगी तो उसके साथ भी उसमें क्या है, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, ठीक है, नमी होती है, यानी हवा में कितना नमी है। तो आर्द्रता जब यहाँ आती है तो इसमें ऑलरेडी हवा में जल वाष्प के रूप में है। जब यहाँ आता है तो ठंडा होकर जल की बूंदें वहीं यहाँ पे जमा हो जाती हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं गर्मी के दिनों में पेप्सी का बोतल या कोई भी चीज़ रखने पे उसके चारों तरफ भाप जम जाता है। क्यों? क्योंकि वायु में पहले से ही जलवाष्प, जिसे हम कहते हैं आर्द्रता, यानी वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहा गया है। तो वो ठंडा होकर इसी पे चिपक के जल की बूंदें बन जाती हैं। ठीक, तो ये इसके उदाहरण थे संघनन के। अब आता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं इसे। जब किसी ठोस को गर्म करने में बिना द्रव में बदले, जैसे किसी हम ठोस को जब गर्म करेंगे तो ये ठोस है, तो ठोस को गर्म करेंगे तो ये द्रव बनेगा, और द्रव को जब हम गर्म करेंगे तो ये गैस बन जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन में द्रव अवस्था नहीं होता है। तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में, सीधा ठोस से क्या चला जाता है, गैस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तथा उसे ठंडा करने पर, यानी ठंडा करेंगे पुनः इसको, ऊष्मा दिए तो सीधा गैस में चला गया, और ठंडा किए तो पुनः क्या है, द्रव ठंडा, वाष्प को ठंडा करने में बिना द्रव में बदले पुनः ठोस में बदल जाता है, यानी इसमें द्रव अवस्था नहीं होती है। तो जिन पदार्थों में गर्म करने पे सीधा ठोस से द्रव और सीधा ठोस से गैस, और उस गैस को ठंडा करने पे सीधा ठोस में आ जाए, तो यह क्रिया कहलाती ऊर्ध्वपातन। ठीक, सब्लिमेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसके अंदर वाष्प, इसमें अमोनियम क्लोराइड है भरा हुआ है, और जब इसको गर्म करते हैं तो सीधा ये पिघलता नहीं है, ये द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधा गैस में आके यहाँ ठंडा होकर पुनः ठोस हो जाता है। तो अर्थात ये क्या है, ठोस से सीधा गैस, इसमें द्रव नहीं होता है, द्रव नहीं होगा, इसमें द्रव होता ही नहीं है। सीधा ठोस से गैस, गैस से ठोस, ऊष्मा दिए तो ठोस से क्या हुआ, गैस हो गया, और अगर इसे ऊष्मा लिए अर्थात ठंडा किए तो सीधा ठोस में आ जाता है। तो ये क्रिया इसमें दिखाई गई है, रुई से किया गया है बंद। और ये एक कोनिकल, ये एक कीप है कांच वाली, आइए इसको उल्टा किया गया है, आइए एक डिश है, इसमें डाल दिया गया है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, नौसादर कहते हैं इसको। गर्म करते हैं तो सीधा यहाँ से जब जाता है तो यहाँ ठंडा होकर ठोस, और फिर यहाँ से गर्म किए हैं तो सीधा यहाँ गैस, और गैस से फिर ठंडा हुआ तो ठोस, इस तरह ये चेंज होता है। तो जिन पदार्थों के, अब ऐसा क्यों होता है, तो जिन पदार्थों के, देखिए जिन पदार्थों के क्वथनांक गलनांक से कम होते हैं, अधिकतर पदार्थ के क्वथनांक जो होते हैं गलनांक से अधिक होते हैं। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खौलता है, क्वथनांक है, और 0 पे क्या है, गलनांक है, तो क्वथनांक इसका ज़्यादा है। लेकिन उल्टा कर दीजिए, जिनके क्वथनांक गलनांक से कम होते हैं, यानी ये उबलते हैं कम तापमान पे और गलने की क्रिया अधिक पे होती है, तो उन्हें गर्म करने पर वह ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे देखिए यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन दिखाया गया है। ठीक, कुछ पदार्थ जैसे कपूर, आयोडीन, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थेलीन, बेंजोनोइक अम्ल, इन्हें गर्म करने पर सीधे द्रव अवस्था में न बदलकर गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक, तो पदार्थों के क्वथनांक उनके गलनांक से अधिक होते हैं। ठीक है, पदार्थों के क्वथनांक, ज़्यादातर जो होते हैं पदार्थ उनके क्या होते हैं, क्वथनांकों से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। किंतु कुछ पदार्थों के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल इतने क्षीण होते हैं कि उनके पदार्थों को गर्म करने पर उनके क्वथनांक गलनांक से भी कम होते हैं।
यानी क्वथनांक, यही वाली बात जो मैं यहाँ पे बोला हूँ ये भी। तो क्या होते हैं, उनके क्वथनांक गलनांक से भी कम होते हैं और वे पदार्थ सीधे क्या होते हैं, गर्म करने पे ठोस से वाष्प में बदल जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अब इस चित्र द्वारा इसे जानिए। ये ठोस है, ठोस को जब गर्म किए तो क्या कहलाएगा, गलन कहलाता है। ये द्रव में बदल जाएगा। द्रव को जब हम गर्म करेंगे तो सीधा क्या होगा, ये चला जाएगा गैस में, इसको वाष्पन कहते हैं। ठीक, अगर गैस को ठंडा किए तो ये संघनन कहलाएगा, द्रव अवस्था में हो जाएगा चेंज। अब फिर द्रव को अगर हम ठंडा करेंगे तो इसे कहते हैं जमना या फ्रीजिंग कहलाता है। अगर हम ठोस को गर्म किया और सीधा वो गैस में चला गया और तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। और अगर सीधा गैस को ठंडा किए और वो द्रव में न जाकर सीधा ठोस में चला है तो इसे दृढ़ीकरण कहते हैं या डिपोजिशन कहते हैं। ये क्रिया ऊर्ध्वपातन में होता है। तो इस तरह से अवस्था में परिवर्तन होता है। इसका PDF आपको GK विद टेलीग्राम यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपना नोट्स मेंटेन करिए, पढ़िए। और जो 1 दिवसीय परीक्षा वाले लोग हैं, मैंने बताया इसमें कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, तो ज़्यादातर सवाल ऊर्ध्वपातन वाले से आता है कि कौन कौन होते हैं। और टेम्परेचर भी आता है, क्वथनांक क्या है, संघनन क्या है, वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये परीक्षाओं में आता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए और अपने नोट्स के इसको बना लीजिए। और इनके टेम्परेचर भी आते हैं कभी कभी। टंगस्टन का 1 दिवसीय परीक्षा में पूछता है कि बर्फ़ की गुप्त उष्मा क्या है, पूछ देगा। ठीक है, वाष्पन की क्या है, ये पूछता है। गलनांक क्या है, गलन क्या है। ठीक है, इनमें ऊर्जा क्या होती है, इसमें अधिक इसमें कम होता है। और अवस्था में परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं, तो ताप और दाब द्वारा। तो इससे बहुत से क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा इसको सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।